चलिए बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 4, जिसका नाम क्या था? द्विघात समीकरण। तो हमने 4.1 प्रश्नावली के अंदर पढ़ा था कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो हमने देखा था कौन सी प्रश्नावली में? पहले। दूसरी प्रश्नावली में हमने गुणन खंडन विधि से मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड अर्थात मध्य पद को विभाजित करते हुए किसी द्विघात समीकरण को कैसे हल करना है, इसके सवाल सीखे थे। यही सीखा था ना? कौन सी प्रश्नावली में? 4.2 में। 4.1 में हमने वर्ग समीकरण है या नहीं ये बताया और कुछ समीकरण बनाए थे समस्याओं से। दैनिक जीवन की समस्याएं दी थी, उससे हमने क्या बनाए थे? द्विघात समीकरण बनाए थे। फिर दूसरी प्रश्नावली जो आई उसमें हमने क्या सीखा कि कोई भी आपको द्विघात समीकरण दिया है तो उसको गुणनखंड विधि से कैसे हल करना है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़े हो तो पहले वो 2 वीडियो देख लेना, तब आपको ये समझ आएगा आगे। ठीक, अब अपन आज 4.3 प्रश्नावली की ओर जाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के काय की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, इस बात पर या इस टॉपिक पर हमें बात करनी है। ठीक है ना? ये क्या होता है, मूलों की प्रकृति ये क्या होती है, ये हमारे लिए बताना है इसमें। तो सबको समझ आ गया हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपको बुक में मिल गई है हेडिंग। बुक में देखो, आपको हेडिंग मिलेगी सेक्शन नंबर 4.4 में। सेक्शन नंबर 4.4 अनुच्छेद 4.4 में लिखा है ना, मूलों की प्रकृति लिखा है ना, नेचर ऑफ रूट्स। अब देखें इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने कोई द्विघात समीकरण हल कराया आपको, तो द्विघात समीकरण के जो मूल आएंगे, मूल किस रूप में आते हैं? संख्याओं के रूप में। काय के रूप में आते हैं? संख्या के रूप में आते हैं। तो हमें ये बताना है किसी द्विघात समीकरण को हल किए बिना, हल नहीं करना है, हल किए बिना बताना है कि इसकी मूल कैसे होंगे। कैसे का मतलब क्या है? कैसे का मतलब है कि क्या इसके मूल समान है, अर्थात दोनों उत्तर एक से आएंगे। जैसे अभी अपन ने एक सवाल किया था तो उसमें उत्तर आया था 2/3। 2/3 दोनों उत्तर कितने आए थे? 2/3। दोनों मूल कैसे आए थे? बराबर आए थे, समान आए थे। तो हमें किसी वर्ग समीकरण को, द्विघात समीकरण को हल नहीं करना है बगैर हल किए हुए पता चल जाए कि इसके मूल समान है या नहीं है। तो एक तो नेचर हो गया मूल समान होना है या नहीं होना। दूसरा है वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं है, ये भी तो हो सकता है। समान होना अलग हो गया, फिर उसके बाद समान में भी अगर है तो वास्तविक है। समझ कि नहीं बात? तो हमें वर्ग समीकरण को हल नहीं करना है, बगैर हल किए हुए बताना है कि इसके मूल वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं है, और अगर वास्तविक हैं तो समान है या असमान है। तो मूलों का वास्तविक होना या वास्तविक नहीं होना, समान होना या असमान होना, इसी को बोलते हैं मूलों की प्रकृति। इसी को क्या बोलते हैं? तो हमें एक प्रश्न परीक्षा में पक्का आता है, एक द्विघात समीकरण देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए इसके मूलों की प्रकृति कैसी है। ये आपको पूछेंगे वो। और हो सकता है ये भी बोले कि अगर मूल वास्तविक है तो आगे ज्ञात करो, और अगर मूल वास्तविक नहीं है तो हम ज्ञात ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये होगा कैसे बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, इसको क्या बोलते हैं? मानक समीकरण, द्विघात मानक समीकरण या द्विघात समीकरण का मानक रूप। सबको क्लियर है? अब हम इसको अगर हल करें, पहले क्या था, जब इसके पहले जो पुरानी बुक्स चलती थी
जिसमें इससे काफी ज्यादा होता था। उसमें एक विधि होती थी पूर्ण वर्ग विधि, मतलब हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं। आपको मालूम है, आपको जो विधि सिखाई ना मैंने अभी गुणनखंड विधि, उसकी सहायता से आप सारे के सारे सवाल नहीं कर सकते हो। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो उससे आप नहीं कर पाओगे। आइए एक सवाल देखते हैं ऐसा, ठीक है ना। जैसे मैंने एक सवाल लिखा, एक्स वर्ग धन 5x धन 7। क्या लिखा मैंने? एक्स वर्ग धन 5x धन 7, ठीक है ना। अब इसका मतलब जो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि चलो इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ठीक है ना, बोर्ड पर ध्यान देना बच्चों, अच्छी चीज मालूम चलेगी। तो गुणनखंड विधि के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट पद, प्रथम वाला जो पद है ये, और लास्ट वाला अचर पद, इसके गुणांक का और इसका गुणा कर लेते हैं। उनका गुणा कितना आएगा? 7 आएगा। सबके दिमाग में बैठ गया? कितना आएगा? अब मध्य पद को तोड़ते हैं, तो तोड़ना किसको है? 5 को। तो 5 को कैसा तोड़ना है कि गुणा करें तो 7 आए, गुणा करें तो, और जोड़े तो क्या ऐसी दो संख्या है जिनको जोड़ने से 7 आ जाए, गुणा करने से 7 आ जाए, जोड़ने से 5 आ जाए? हो तो बताइए। अगर ऐसे आपको कोई पूर्णांक समझ में आए कि सर ये पूर्णांक हैं, इनको हम अगर जोड़ेंगे तो 5 आएगा, गुणा करेंगे तो 7 आएगा, ऐसी कोई पूर्णांक नहीं है। हो तो बताइए। आप लोग तो बैठे ही उतरे होशियार है क्या? है क्या? थोड़ा रुको, आपको सोचना हो तो, आपको सोचना हो तो रुक जाता हूं। तो आप इस पर विचार करेंगे तो ऐसी कोई दो पूर्णांक आपको नहीं मिलेंगी। जैसे कुछ ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ली 6 और 1, 6 और 1, तो 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा, तो घटाना तो नहीं है, गुणा करेंगे तो 6 आएगा बोली। अब मैंने ले ली क्या, जोड़ना है ना, 4 और 1 ले ली, 4 और 1, और 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 7 तो मिलेगा नहीं। चलो फिर मैंने ले ली 3 और 2, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे, लेकिन चाहिए कितना है? अब आप और बताओ, तो ऐसे आप देखते जाओगे तो नहीं निकलेंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इस सवाल को आप गुणनखंड विधि से कर ही नहीं पाओगे। फिर तो कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पढ़ी है उससे तो मुश्किल है। आप समझ में आ रही बात आपको? तो फिर हमें कोई और विधि चाहिए। ये तो वर्ग द्विघात समीकरण है, हाँ है, तो इसको हल किया जाएगा। हल किया जाएगा तो एक और कोई मेथड होगी फिर जिससे आ जाए। तो अब हम उसी पर बात कर रहे हैं, इसलिए ये हमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना ये चैप्टर। अब हम आपको जो विधि सिखाएंगे उससे आप कोई भी सवाल हल कर लोगे, चाहे वो मध्य पद टूटे या ना टूटे, सारे सवाल इससे हल हो जाएंगे, ठीक। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0, इसको बोलते हैं द्विघात मानक समीकरण। श्रीधर आचार्य जैसे महान गणितज्ञों ने इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल किया, और उसी के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया था। तो वो सूत्र क्या था हम उसको बताएंगे, वही इसका हल है। तो अगर हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, क्योंकि इसको हल करना आपके कोर्स की परिधि में नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पिछले पुरानी पुस्तकें जो होती थी उसमें हल करते थे। तो अगर मैं इसको हल करूंगा तो उत्तर देखिए क्या आएगा। इसका उत्तर आएगा x बराबर ऋण बी धन करणे बी वर्ग माइनस 4ac बटा 2a, ये आएगा पहला मूल, पहला उत्तर ये आएगा इसका। और दूसरा उत्तर क्या आएगा, ऋण बी ऋण करणे बी वर्ग ऋण 4ac बटा 2a, ये दूसरा उत्तर आएगा। अगर हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, कौन सी विधि से बच्चों, जो कि आपके कोर्स में सम्मिलित नहीं है, उससे हम हल करेंगे तो हमें इसके दो उत्तर मिलेंगे ऐसे। पहला उत्तर मिलेगा x बराबर ऋण बी धन करणी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। दूसरा आंसर क्या मिलेगा,
x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो उत्तर आएंगे, यही हमारे मूल हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, अगर आपसे कोई पूछे क्या है, ये है द्विघात मानक समीकरण के मूल। क्या है ये द्विघात मानक समीकरण के मूल हैं। मानक समीकरण के क्या है, मूल हैं। तो इसके मूल ये होते हैं। अब ये जो मूल हमारे लिए मिले हैं, ये जो मूल हमारे लिए मिले हैं, ये कहाँ से मिलेंगे? तो जब हम इसको हल करते हैं तो एक सूत्र मिलता है, तो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण हल करने का सूत्र, यानी द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, देखें, ये था x बराबर ऋण b धन ऋण करनी यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? तो जब आप प्लस का चिन्ह लोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, और जब आप माइनस वाला चिन्ह लोगे तो ये वाला आंसर आएगा। क्योंकि दो चिन्ह है, तो एक बार हमें धन चिन्ह लेना पड़ेगा और दूसरी बार हम ऋण चिन्ह लेंगे, तो हमें दो उत्तर मिलेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, क्या बोलते हैं इसको? द्विघाती सूत्र बोलते हैं, द्विघात सूत्र कहलाता है। ये किसको हल करने के लिए है? द्विघात समीकरण को हल करने के लिए है, ठीक है ना। इसी को हम श्रीधर आचार्य सूत्र भी बोलते हैं। इसी का नाम क्या है, क्या है इसका नाम? इसी को श्रीधर आचार्य सूत्र बोलते हैं, क्योंकि श्रीधर आचार्य ने निकाला, उन्होंने मानक द्विघात समीकरण को हल किया। हालांकि श्रीधर आचार्य ने इसको संस्कृत के दोहे के रूप में दिया था, ठीक है ना। और उस दोहे को फिर हम जब चरों के रूप में ढाल करके हल करते हैं और रूप बनाते हैं उसका, तो ये निकलता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? द्विघाती सूत्र। इसी का नाम क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र। सबको समझ आ गया? इससे जो मूल निकलेंगे वो कौन कौन से होंगे? एक मूल ए होगा, एक मूल ए होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मानक द्विघात समीकरण के मूल लिखिए, तो क्या लिखना है? पहला लिखना है ये, दूसरा लिखना है ये। सबकी समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? एक बात बताइए मुझे, इन दोनों मूलों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में अंतर क्या है। केवल एक अंतर है कि इसमें यहाँ प्लस, इसमें क्या है? एक बात बताइए, x के जो दो मूल हमें यहां से मिलेंगे, वो दोनों मूल एक से होंगे या अलग अलग होंगे? यह किस राशि पर निर्भर करेगा? दोनों मूल एक से होंगे या दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे, ये किस राशि पर निर्भर करेगा? तो ये इस पर निर्भर करेगा। देखो इस पर, ये दिख रही ना। मान लीजिए इसका मान 0 है, इसका मान क्या है? सभी को समझ आ रही मेरी बात? मान लीजिए b वर्ग माइनस 4ac का मान 0 है। यदि इसका मान 0 होगा तब मैं आपसे बोल रहा था कि ये दोनों जो मूल हैं, इन मूलों में डिफरेंट, ये मूल जो हैं अलग अलग हैं। ये कौन बता रहा है किस राशि के कारण ये मूल अलग अलग होंगे? बी स्क्वायर माइनस, क्यों? क्योंकि देखो इतना पोर्शन तो दोनों में एक सा है नहीं है? है नहीं है? इतना पोर्शन तो दोनों में एक सा है। अब सारी चीजें इस पर निर्भर करेंगी। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मान लीजिए 0 है, क्या है? तो पहला उत्तर क्या आएगा? माइनस बी अपॉन 2a प्लस 0, तो माइनस बी अपॉन 2a आएगा। दूसरा उत्तर भी क्या आएगा? माइनस बी अपॉन 2a माइनस 0 यानी माइनस बी अपॉन 2a। दोनों उत्तर कैसे आएंगे? एक से आएंगे। तो बताओ उत्तर एक से आएंगे या एक से नहीं आएंगे, ये कौन बता रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही बता रहा है ना। चलिए मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 4 है। 4 मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 2।
पहला उत्तर आएगा -b प्लस 2/2a और दूसरा उत्तर आएगा -b माइनस 2/2a। यानी कि दोनों उत्तर अब अलग अलग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो यदि b² माइनस 4ac का मान हमारे पास है, हमें b² माइनस 4ac के मान के बारे में पता है, इसका मान हमें मालूम है, तो हम उस मान को देख करके बता सकते हैं कि वर्ग समीकरण के मूल एक समान होंगे या अलग अलग होंगे, ये बता सकते हैं। ठीक है ना? तो b² माइनस 4ac चूंकि हमें दोनों मूलों में अंतर बता रहा है, दोनों मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए इसको हम विविक्तिकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्तिकर। विविक्तिकर मतलब वाचक, इसी को वाचक बोलते हैं। यानी कि जो ये बताता है कि मूल कैसे होंगे, अर्थात मूलों की विवेचना करता है। तो जो राशि मूलों की विवेचना करती है उसको हम विविक्तिकर बोलते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे कि मानक समीकरण के विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, इसलिए d से इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना? तो हमारे पास मिला मानक द्विघात समीकरण का विविक्तिकर। क्या हिंदी में क्या बोलना है? विविक्तिकर। इंग्लिश में क्या बोलना है? डिस्क्रिमिनेंट। तो इसी को अपन डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, इसी को विविक्तिकर। तो इसका सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये सूत्र है इसका। सबको याद रहेगा? सबको याद रहेगा? तो अगर आपसे कोई पूछे द्विघात समीकरण का विविक्तिकर निकालिए और एक सवाल परीक्षा में आता है, 100% आएगा, तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है? d बराबर b² माइनस 4ac। आपसे कोई पूछे विविक्तिकर का सूत्र बोलिए, तो क्या बोलोगे? d बराबर b² माइनस 4ac। क्या इतनी बात आपको समझ आ गई? अब अगर मैं ये यहाँ पर लिख दूं, मैं d लिख दूं, तो ये यहाँ से सूत्र कैसा हो जाएगा? -b प्लस माइनस √d/2a। मैं इसको d भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ इसको? अब देखिए इससे मूलों की प्रकृति कैसे पता चलेगी विविक्तिकर से। तो ध्यान देना, यदि नंबर 1, यदि b² माइनस 4ac इसका मान 0 आ जाए, क्या आ जाए? b² माइनस 4ac अर्थात d, इसी को d बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? d। माने मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ या d का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो अगर d का मान 0 आएगा तो दोनों उत्तर एक से आएंगे ना? तो अपन लिखेंगे तब द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे। कैसे होंगे बच्चों? समान होंगे। कैसे होंगे? समान होंगे। ये माने अगर आपने d का मान निकाला और 0 आ गया तो आपको हल नहीं करना है, बगैर हल किए हुए बता देना है कि दोनों मूल क्या आएंगे? समान आएंगे, दोनों उत्तर एक से आएंगे। पहला उत्तर अगर 5/4 तो दूसरा भी 5/4, पहला उत्तर 2/7 तो दूसरा भी 2/7। तो मूल समान कब होते हैं? यदि b² माइनस 4ac क्या हो? 0। दूसरा है यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है या बराबर है, माने चाहे 0 हो या 0 से बड़ा हो, इसका मतलब है धनात्मक हो। कैसा हो? तो अगर b² माइनस 4ac का मान धनात्मक है या 0 है, तब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तब इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या d का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक। और वास्तविक होंगे तो भिन्न भिन्न होंगे, तो मतलब वास्तविक होंगे बार लिख दो यहाँ पर, है ना? वास्तविक होंगे। तो आपसे पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या वास्तविक
तो आपको क्या बोलना है, अगर डी का मान निकाल देना, अगर डी का मान धनात्मक आ गया या शून्य आ गया, क्या आ गया या शून्य, तो आपको लिख देना है कि इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक है, वास्तविक है, ठीक है ना। और जो मूल वास्तविक हो वो ज्ञात किए जाते हैं। और अगर मान लीजिए शून्य नहीं आया उत्तर, लेकिन धनात्मक आया, कैसा आया, तो आपको बोलना है कि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। क्या बोलना है, ऐसे में देखो मूल वास्तविक बोलना है। अब ऐसे में देखो समान भी हो सकते और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। अगर बराबर है 0 तो समान होंगे, और अगर 0 के बराबर नहीं है, उससे बड़ा है, धनात्मक है, तो भिन्न भिन्न होंगे। तो 20 का माइनस 4ac अगर 0 से बराबर है तो अपन लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, ये वास्तविक याद रखना। और अगर 0 है तो कैसे होंगे, समान होंगे, समान और वास्तविक भी होंगे, समान भी होंगे और कैसे होंगे, तो माने आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, मूल समान व कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे व वास्तविक तो होंगे ही, वास्तविक तो कहलाएंगे ही। और अगर मैं इसको देखो ऐसा कर दूं कि मान लीजिए 0 से क्या है, बड़ा है, एक ही कंडीशन शामिल है, एक यहाँ पर आ गई बराबर वाली और यहाँ पर कौन सी आ गई, बड़ी वाली, तो बोलेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, वास्तविक व कैसे होंगे, भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न का मतलब क्या हुआ, अलग अलग उत्तर आएंगे, दोनों उत्तर मान रियल और डिफरेंट मिलेंगे। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रियल भी होंगे और डिफरेंट। माने यदि 20 का माइनस 4ac का मान पॉजिटिव आया तो दोनों उत्तर अलग अलग आएंगे। कैसे आएंगे दोनों उत्तर, और यदि तीसरा है 20 का माइनस 4ac का मान छोटा है 0 से, 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक, 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, तब समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे तो फिर कैसे होंगे, जो चीज वास्तविक नहीं है वो काल्पनिक कहलाती है, तो फिर मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। तो इस कंडीशन में आपको सवाल हल नहीं करना है, इस कंडीशन में सवाल हल, अगर आपने डी का मान निकाला और डी का मान ऋणात्मक आ गया, कैसा आ गया, 0 से छोटा है मतलब ऋणात्मक है, 0 से छोटा है मतलब, अगर डी का मान ऋणात्मक आ जाए तो आपको क्या लिख देना है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, और फिर आपको सवाल करना ही नहीं है। अगर धनात्मक आ गया, कैसा आ गया, तो क्या लिखना है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, और फिर सवाल करना पड़ेगा, वो बोलेगा मूल ज्ञात करो, अगर बोलेगा तो करना है। और अगर 0 आ गया तो क्या लिखना है, द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, समान है और वास्तविक भी है, समान है, लेकिन ये बात ध्यान रखना समान है, ठीक है ना। तो ये है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की पूरी कहानी, ठीक है ना। तो आपको इस सूत्रों से पता करना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं है, इसको द्विघात सूत्र बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो आप इस थ्योरी को पहले। तो आइए इस थ्योरी को इस उदाहरण नंबर 7 से समझते हैं। उदाहरण नंबर 7 में लिखा है द्विघात समीकरण 2x वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0 का विविक्तीकर ज्ञात करो एवं मूलों की प्रकृति। देखो कितना सरल है ये करना। सबसे पहले समीकरण लिख लीजिए 2x वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर। अब आपको बताना है यहाँ एबीसी के मान कितने कितने हैं, ये आपको सिखाया था स्टार्टिंग में अध्याय के। तो बताइए ए का मान कितना है, 2 है, बी का मान -4 है, सी का मान। तो विविक्तीकर का सूत्र होता है डी बराबर, ये लिखा अभी बताया। तो विविक्तीकर का सूत्र क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस, बस यहाँ पर मान लिख दीजिए। बी का मान कितना लिखना है, -4, इस पर वर्ग लगा दो 4। ए का मान कितना लिखना है, और सी का मान -4 का वर्ग कितना होगा 16 है, और ये 4 दूनी 8, 3
24, 16 में से 24 हटाइए -8। अब देखिए डी का मान, ये विविक्तिकर है, ये डी निकला है, विविक्तिकर निकल आया, लेकिन डी का मान कैसा आया? अब यहां देखो कौन सी कंडीशन लग रही है, तीसरी वाली। देखो डी का मान छोटा है 0, ऋणात्मक है, मतलब 0 से कैसा है? छोटा है। तो अगर डी का मान 0 से छोटा हो तो क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डी लेस देन 0, अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। क्या लिखेंगे? वास्तविक नहीं है। बस ये इनकी प्रकृति हो गई। अब करना कुछ नहीं है, बस, है ना, नोट कर लीजिए इसको। ऐसे ही आपको अन्य सवालों में करना है।